हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम यूनिट 3 पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से जो है 3 से 4 प्रश्न आना अनिवार्य है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने PYQ सॉल्व किया है 2018 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को मैंने सॉल्व किया है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के। ठीक है, उन प्रश्नों को नज़र में रखते हुए जो है मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं और कुछ प्रश्न जो मेरे पास प्रैक्टिस सेट है उससे मैंने लिया है। ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी की परीक्षाओं के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है ना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में मैं बताती चलूँगी आप लोगों को पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपको रिवाइज कैसे करना है। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब जो है कम टाइम है तो लाइन बाय लाइन जो है रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो कैसे इसको शॉर्ट तरीके से आपको इसको रिवाइज करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा? ABCD इनमें से राइट आंसर कौन सा है? ये ऐसे राइटर्स हैं, इनसे जो है प्रश्न 2018 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया, 21 में भी, 23 में भी आया है। चाहे तो आप खुद PYQ सॉल्व करके देख लीजिए, है ना। प्रश्न आया ही आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले अरस्तु, इनका समय जो है मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, इनका समय माना गया है 384 ईसा पूर्व। ठीक है, 384 ईसा पूर्व माना गया है। उसके बाद आएंगे कॉलरिज का समय जो है 1772 माना गया है। ठीक है, और उसके बाद आएंगे जॉन क्रो रेमस। ठीक है, इनका जो समय है 1888 है, 1888। उसके बाद रिचर्ड, इनका समय 1893। ठीक है, 1893 है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग जो ईयर मैंने बताया ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न आना अनिवार्य है, आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो नाम भी याद रखिए प्लस इनका जो समय है वो भी। ठीक है, दोनों एक साथ। अब आप जो बुक उठाएंगे काव्य पाश्चात्य शास्त्र का, तो सबसे पहले यहाँ पे अरस्तु दिखाएगा। अरस्तु के बाद कॉलरिज बीच में आते हैं। कॉलरिज के बाद जो अभी बीच में बहुत सारे राइटर्स हैं, उसके बाद जॉन रैसम आते हैं। ठीक है, रिचर्ड्स लास्ट में हैं। ठीक है, लास्ट के थोड़ा सा 3-4 कवियों के ऊपर। ठीक है, तो अभी आपको बताती हूँ मैं आपको कैसे याद करना है इनको। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, इनमें से जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांत कौन कौन से हैं ये सभी को बताना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? टोटल जो है 40 प्लस। ठीक है, 40 प्लस प्रश्न होंगे आज की क्लास में, तो आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। राइट आंसर हो जाएगा जयापाल तार्स का जो है अस्तित्ववाद। ठीक है, अस्तित्ववाद होगा। देदीरा का हो जाएगा विखंडनवाद। देदीरा का क्या होगा? विखंडनवाद, इनका जो सिद्धांत है। ठीक है, और TS इलियट का जो है निर्वैतिकता। क्रोचे का हो जाएगा अभिव्यंजनवाद। ठीक है, अभिव्यंजनावाद। तो राइट आंसर 2, 3, 4, 1 है ना। 2, 3, 4, 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एक एक प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इनका जो सिद्धांत है ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब देखिए अभी इस प्रश्न को मैंने सॉल्व कराया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो है तीसरा प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, बस ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आप सभी को क्रोचे का क्या हो जाएगा? निर्वैतिकता का सिद्धांत क्रोचे का होगा। ठीक,
रिचर्ड्स का हो जाएगा कल्पना, कॉलरिज का होगा अभिव्यंजनावाद और इलियट का हो जाएगा संप्रेषण सिद्धांत। राइट आंसर होगा 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन डी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी प्रश्न ठीक है मोस्ट हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लोंजाइनस के अनुसार उद्दात का प्रमुख स्रोत क्या है। आप सभी को बताना है लोंजाइनस के अनुसार जो है उद्दात का मुख्य स्रोत क्या है। विचार है, प्रकृति है, भाव प्रवृत्ता है या अलंकार योजना है। विचार है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विचार। यहाँ से मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र से मैंने क्लास नहीं लिया था, बहुत पहले लिया था, 4 महीना पहले। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे प्रश्न मैं लाऊं ताकि जो पेपर में जो है यहाँ से प्रश्न आए ही आए, ठीक है। तो बहुत मेहनत के साथ प्रश्नों को बनाया है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास को थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए आप लोग। चलिए देखते हैं विरेचन सिद्धांत इसमें किसका है। विरेचन सिद्धांत अरस्तु का है ना, विरेचन सिद्धांत अरस्तु का होगा। और निर्वैतिकता सिद्धांत किसका है, एलियट का है। रूपवाद सिद्धांत किसका है, कॉलरिज का है रूपवाद, ठीक है। और विखंडनवाद देदीरा का, ठीक है। देख रहे हैं ना, अभी 3 से 4 प्रश्न ऐसे ही मैंने सॉल्व कराया। इनमें से 2 प्रश्न मैंने खुद बनाया है और एक प्रश्न जो है 2018 या 19 में आया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। 3 5 2 1, 3 5 2 1 राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा होगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। इन सब जितने भी वाद हैं सबको पढ़ लीजिएगा, इनका डिटेल पूछा जाता है कि यथार्थवाद में क्या क्या विशेषताएं हैं, मनोविश्लेषणवाद से आप क्या समझते हैं, मतलब यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो इनको डिटेल में आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आएगा संरचनावाद, ठीक है। उसके बाद आएगा यथार्थ, फिर अस्तित्ववाद, फिर मनोविश्लेषणवाद। अब इसको याद कैसे करेंगे, पहले हम किसी चीज़ की संरचना करते हैं, फिर उसको हम यथार्थ रूप में देखते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी चीज़ का संरचना किया, फिर हमने उसको यथार्थ के रूप में देखा, फिर उस जो है उसका अस्तित्व हम निकालेंगे, ठीक है। ऐसे याद करने का ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। अस्तित्व निकालेंगे यानी अस्तित्ववाद, फिर हम जो है उसका मनोविश्लेषण करेंगे, ठीक है। ऐसे दिमाग में बिठा लीजिए, परीक्षा तक बाद में भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप लोग ये मत सोचा करिए कैसे याद करेगा, हाय कैसे याद करे। किसी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था भारतीय काव्य शास्त्र को लेकर, जिसमें उसमें जो भी राइटर्स हैं, ठीक है, उनको मैं कैसे याद करूं। तो उनको मैंने बताया है ट्रिक कि कैसे उसको याद करना है। बहुत आसान है, स्टार्टिंग से लेकर, चलो मैं यही बता देती हूँ, स्टार्टिंग से लेकर देखो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जितने भी राइटर्स हैं शुरू के, ठीक है, शुरू के 4 राइटर्स को शुरू से याद कर लो, फिर बीच में, ठीक है, फिर बीच में 3 से 4 राइटर्स को याद कर लो, फिर लास्ट के, ठीक है, लास्ट के फिर 3 से 4 नहीं 2 भी याद करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसे इनको जो है याद कर लो। इससे अब आपको फ़ायदा क्या हुआ, क्रम में लगाने के लिए आएगा। तो अगर आपको प्रकाशन वर्ष उनका जन्म को लेकर के अगर आता है कि सबसे पहले कौन से राइटर्स हैं, तो उनका जन्म आपको नहीं याद है, डेट ऑफ बर्थ नहीं याद है, तो अगर राइटर्स आपको याद है कि सबसे पहले मैंने इनका पढ़ा था, ये सबसे पहले आएंगे। क्योंकि बुक में अगर आपके पास दृष्टि की बुक है तो उसमें क्रम में दिया है, ठीक है। और अगर सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक है तो उसमें भी क्रम में ही दिया है, ठीक है। तो दोनों में से, मेरे कहने का मतलब दोनों में से आपको कोई एक भी याद है ना, तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। या तो राइटर्स क्रम में याद हो, या तो उनका डेट ऑफ बर्थ आपको याद होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ याद कर दें, भूल जाता है, मैं मानती हूँ सबके साथ होता है, भूल जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ शुरू के 4 याद कर लो, बीच में 3-4 याद कर लो और लास्ट के 3-4 याद कर लो। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सबसे पहले कौन है, बीच में कौन है, लास्ट में कौन है, ठीक है।
और ऐसे प्रश्न मैंने शुरू में भी सॉल्व कराया ना, तो वैसे ही आया था। अरस्तु सबसे पहले हैं, कॉलरिज बीच में आते हैं, फिर इलियड रिसर्च लास्ट में है, ऐसे करके है वो, ठीक है। तो ऐसे आपको भारतीय काव्यशास्त्र का भी पढ़ना, उसका तो मैंने ट्रिक भी बताया है। भारतीय काव्यशास्त्र अभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लूँगी कल परसों, जब भी 2 दिन बाद लूँगी क्लास, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूँगी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, इसका मैंने राइट आंसर बताया। अरे रे रे, कहाँ पहुँच गई मैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। प्रोटोकॉल क्रिटिसिज्म किसका है, सीक्रेट वुड किसका है, लिरिकल बैटल्स किसका है और पोएटिक्स किसका है, बताइए। ये सभी ग्रंथ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी ग्रंथ हैं, यहाँ से प्रश्न आना अनिवार्य है, ठीक है, आएगा ही आएगा। तो चलिए ध्यान से आप लोग देख लेंगे। प्रोटोकॉल्स क्रिटिसिज्म, ये पिछली बार भी पूछा गया है, 2023 में भी ये भी पूछा गया था, ये रिचर्ड्स का है, ठीक है। और सीक्रेट वुड जो है टी.एस. इलियट का है, ठीक है। लिरिकल बैटल्स जो है, लिरिकल बैटल्स किसका है, वर्डवर्थ का, ठीक है। वर्डवर्थ और कॉलरिज इन दोनों ने मिलकर ये ग्रंथ लिखा था, ठीक है, लिरिकल बैलेट्स, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ग्रंथ कॉलरिज और वर्डवर्थ ने मिलकर लिखा था, तो कॉलरिज बैलेट्स हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है पोएटिक्स, पोएटिक्स अरस्तु का है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या होगा, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या होगा। सबसे पहले इसमें जो है आएगा संरचनावाद, ठीक है, फिर आएगा अस्तित्ववाद, फिर फ्रायडवाद, फिर उत्तर संरचनावाद, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन इससे सॉल्व कराया, लेकिन ऑप्शन जो है 2 ऑप्शन इसमें हटा करके क्या दिया गया है, फ्रायडवाद और उत्तर संरचनावाद। और उससे पहले जो मैंने पढ़ाया था उसमें संरचनावाद था, हम संरचना करते हैं, फिर यथार्थवाद था, ठीक है, फिर अस्तित्ववाद था, उसके बाद मनोविश्लेषणवाद था, यही था ना, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित ग्रंथकार और उनके ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। पाश्चात्य काव्यशास्त्र जो है थोड़ा सा टेढ़ा लगता है पढ़ने में, लेकिन यहाँ से प्रश्न भी तो आता है ना, 3 से 4 प्रश्न, 5 प्रश्न आना निश्चित है। चलिए देखते हैं। टी.एस. इलियट का हो जाएगा द वेस्ट लैंड, टी.एस. इलियट का हो जाएगा द वेस्ट लैंड, और वर्डवर्थ का हो जाएगा लिरिकल बैटल्स, और लोंजाइनस का हो जाएगा पेरिप्सूस, ठीक है, और अरस्तु का होगा पेरिपोइटिकस, ठीक है। पेरिप्सूस में और पेरिपोइटिकस में जो है एक कन्फ्यूजन होता है, तो इस कन्फ्यूजन को आप लोग दूर कर लेंगे, ठीक है ना। पेरिप्सूस जो है लोंजाइनस का है, और अरस्तु का जो है पेरिपोइटिकस है, ठीक है। राइट आंसर 5, 3, 1, 2, 5, 3, 1, 2। क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा है तो मैं फास्ट ही चलूँगी, लेकिन बिना बताए हुए मेरा मन भी नहीं मानता कि ऐसे मैं आंसर बता के निकल जाऊँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये किसका ग्रंथ है, तो अर्नाल्ड का है, मैथ्यू अर्नाल्ड का, 2 हो जाएगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका है, तो कॉलरिज का है, ये कॉलरिज का ग्रंथ है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है। सी ऑप्शन देखेंगे, एस्थेटिक्स किसका है, क्रोचे का है, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है आई.एस. रिचर्ड्स का हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर 2, 1, 4, 3, ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए।
निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4, 1, 5। ठीक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स का है। द यूज़ ऑफ पोएट्री एंड टी.एस. इलियट का है। द यूज़ ऑफ पोएट्री एंड यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म किसका है? द इलियट का है। ठीक है। और यूजन एंड रियलिटी ये किसका है? तो कॉर्डवेल का है। और द पोएट्री इमेज ये जो है लेविस का है, C.D. लेविस। पूरा नाम भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ना, लेविस का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म के दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? तो उनका जन्म मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले प्लेटो। ठीक है। वहाँ पिछली बार जो मैंने कराया था तो उसमें अरस्तु सबसे पहले, यानी अरस्तु के बाद पहले प्लेटो आते हैं, सबसे पहले प्लेटो ही आते हैं, फिर अरस्तु, फिर लोंजाइनस, फिर कॉलरिज। ठीक है। ये इनका क्रम है, इनको क्रम में याद कर लीजिएगा। ठीक है। प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, कॉलरिज। ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, पलोका। ठीक है। पलोका, पूरा प लिख लीजिए, पलोका याद कर लीजिए। ऐसे भी याद रखेंगे ना तो याद रहेगा। ठीक है। आपको जैसे सूटेबल लगता है वैसे आप याद कर सकते हैं। अगला देखिए, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? जॉक देदीरा का है। ठीक है। जॉक देदीरा का पुस्तक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइटिंग एंड डिफरेंस। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसे इन क्रिटिसिज्म में जो है अर्नाल्ड का हो जाएगा, मैथ्यू अर्नाल्ड का। और एथेस्टिक जो हो जाएगा ये किसका होगा? क्रोचे का होगा। ठीक है। बार बार रिपीट भी हो रहा है। ठीक है। क्योंकि जो प्रश्न मैंने सॉल्व किया ना उसी पे आधारित मैंने प्रश्नों को बनाया है। ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीटेड ऐसे लगेंगे, लेकिन ऑप्शन जो है आगे पीछे होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये रिवाइज बार बार होता रहेगा आप लोगों को। ठीक है। इसलिए याद भी हो जाएगा। ठीक है। फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक किसका है? रिचर्ड्स का है, 3 होगा। अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म ये हो जाएगा रेनवेल्क। राइट आंसर है 4, 1, 3, 2, ऑप्शन सी 4, 1, 3, 2 बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित हिंदी सेवियों अच्छा ठीक है, निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से जो है सुमेलित कीजिए। ठीक है। यानी जो भी यहाँ पे जो राइटर्स हैं उनका मूल स्थान कहाँ पे वो निवासी थे। ठीक है। कहाँ के निवासी हैं ये आपको बताना है। ग्रियर्सन कहाँ के निवासी थे? जॉर्ज ए ग्रियर्सन। आयरलैंड। फ्रेडरिक पिंकॉट इंग्लैंड। वरानिकोव ये कहाँ के थे? तो ये जो है रूस के थे। ठीक है। और अभिमन्यु अनंत ये मॉरिशस के हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन सी सही जवाब है 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने भावतिरेक को अनिष्टकर माना है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? किस आचार्य ने भावतिरेक को अनिष्टकर माना है? तो अरस्तु ने। ठीक है। अरस्तु ने। आगे देखिए अगला प्रश्न है, पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन, ठीक है, भाव दमन को अनिष्टकर कहा है? नाम याद रखेंगे, भाव दमन, इसको अनिष्टकर किसने कहा है?
तो अरस्तु ने ही कहा है। ठीक है, अब दो यहाँ पे शब्द आया, अनिष्ट, यहाँ पे भाव दमन और यहाँ पे भाव तिरेक। ठीक है, दोनों को इन्होंने अनिष्टकर माना है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से संकल्प त्रय में इनकी गणना नहीं की जाती। आपको पता है ना, इनमें से जो है संकल्प त्रय में गणना नहीं की जाती। समय संकलन, स्थान संकलन, भाव संकलन या कार्य संकलन को, प्रभाव संकलन को। ठीक है, इनकी गणना संकलन त्रय में नहीं की जाती है। बाकी समय संकलन, स्थान संकलन, कार्य संकलन, तीनों की जो गणना जो है संकलन त्रय, इन तीनों को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इन संस्थाओं को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। संस्थाओं नहीं, स्थापनाओं। ठीक है, स्थापनाओं को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर देखेंगे, महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक है। ये किसका कथन है? तो कॉलरिज का है। ठीक है, ये कथन कॉलरिज का है। बी ऑप्शन देखेंगे, कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी कथन, याद रखेंगे आप लोग, टी एस इलियट का है। सी ऑप्शन है, काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होता है। ये किसने बताया है कि रागात्मक होता है, यानी काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होता है? तो ये रिचर्ड्स ने बताया है। डी ऑप्शन है, महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। ये बताया है लोंजाइनस ने। ठीक है, तो 2, 1, 4, 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, 2, 1, 4, 3। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन हैं? जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक या संस्थापक कौन हैं? तो बोलो। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बोलो। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन हैं? उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? सस्यूर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं हैं? इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं हैं? एडलर, फ्रायड, यूंग, तार्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्त्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ है? प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। ठीक है, प्रतीकवादी आंदोलन का उदय फ्रांस में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रेंच रोह ने किया है। ठीक है, फ्रेंच रोह ने किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनके संबंध पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सी पुस्तक किसकी है ये बताना है। रागात्मक भाषा जो है किस पुस्तक की जो है क्या सिद्धांत है ये बताना है। ठीक है, तो रागात्मक भाषा किस पुस्तक में है? द मीनिंग ऑफ कल्चर नहीं, द मीनिंग ऑफ मीनिंग में है रागात्मक। ठीक है, रागात्मक भाषा द मीनिंग ऑफ मीनिंग में। ठीक है, उसके बाद परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, ये जो है द सीक्रेट वुड। कल्पना सिद्धांत, बायोग्राफिया लिटरेरिया। अनुकरण सिद्धांत, पेरिपोई एथिकेस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 5। 3, 1, 2, 5। ये कौन सी बुक किसकी है ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आइए रिसर्च के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष सुमेलित कीजिए। ये सभी जो ग्रंथ हैं वो रिचर्ड्स के हैं। ठीक है, प्रकाशन वर्ष का जो है हमें क्रम में बताना है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसका प्रकाशन वर्ष है 1924। ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक
इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। साइंस एंड पोएट्री, इसका प्रकाशन वर्ष है 1926। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। ठीक है ना। तो यहाँ क्रम में आपको देखने को यहाँ मिल गया, सभी यहाँ पे पुस्तकें इनकी हैं, तो इनको आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, प्रकाशन वर्ष भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 253, 2543। अगला प्रश्न है, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? किसने कहा है कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है? ये किसने कहा है? कॉलरिज ने कहा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? ठीक है, तो आप लोग जो है मार्क्सवादी अगर पढ़ते हैं तो उनमें से कौन कौन से विचारक हैं ये आप लोग ध्यान रखेंगे। संरचनावाद पढ़ते हैं तो संरचनावाद में जो वहाँ पे विचारक हैं उनके विचार क्या क्या हैं उनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इनमें से कौन जो है विखंडनवाद के नहीं है, संरचनावाद के कौन है या नहीं है, मनोविश्लेषणवाद के कौन है नहीं है, ऐसे आ सकता है, तो उनको याद कर लीजिएगा। शॉर्ट तरीके से यही पढ़ने का तरीका है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ने का, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, क्योंकि पूरा डिटेल में यहाँ से प्रश्न आता भी नहीं है। जितना मैं बता रही हूँ ना, जितना ये प्रश्नों को लिया है ना, इन प्रश्नों के हिसाब से ही आप रिवाइज़ करेंगे, अगर रिवाइज़ कर रहे हैं तो, नहीं तो इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? जोसेफ एडिसन, जोसेफ, ठीक है, जोसेफ एडिसन ने। ये जो है मार्क्सवादी विचारक नहीं है, लुचाक हैं, राल्फ वॉक्स हैं और कॉडवेल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संवेदनशीलता का साहचर्य यह अवधारणा किसकी है? संवेदनशीलता का साहचर्य यह अवधारणा किसका है? टी.एस. इलियट का है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? बताइए। जॉर्ज लुकाच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा समीक्षक जो है नई आलोचना से संबंधित नहीं है, तो रोलान बार्थ। ठीक है, नाम भी इनका ऐसे है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। लिरिकल वैलेंस जो है वर्ड्सवर्थ का है। अगर राइट इसमें कॉलरिज, लिरिकल वैलेंस जो है वर्ड्सवर्थ का है तो ये कॉलरिज का भी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है ये इसमें जो है राइट आंसर वर्ड्सवर्थ को ही माना गया है। ठीक है, लेकिन दोनों ने मिलके ही ये इस बुक को इन्होंने लिखा है। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये किसका है? तो कॉलरिज का है। ठीक है, और एथेटिक्स जो है क्रोचे का है। द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स ये जो है रिचर्ड्स का है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3215, 3215। थोड़ा स्लो चल रही हूँ ना, जानबूझ के मैं चल रही हूँ, क्योंकि फास्ट चलूँगी, फास्ट पढ़ाऊँगी तो आप लोगों को दिमाग से जो है गोल हो जाएगा, याद नहीं रहेगा। ठीक है ना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, टी.एस. इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ये सभी टी.एस. इलियट के आलोचना ग्रंथ हैं। सबसे पहले इनका जो ग्रंथ है वो है द सीक्रेट वुड, फिर आएगा एलिजाबेथेन एसेज, फिर आएगा सिलेक्टेड एसेज। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आएगा एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है, ये रहा क्रम, तो क्रम से आप लोग भी याद कर लेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो के बारे में ये कथन है, इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो सत्य कथन है सी ऑप्शन,
प्लेटो की दृष्टि से आदर्शपरक थी, प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु का यथार्थपरक। ठीक है, ये राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अरस्तु का जो है दृष्टि यथार्थपरक थी और प्लेटो का आदर्शपरक। उल्टा मैंने बोल दिया, लेकिन ऐसे भी हो सकता है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन किसका है? कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व की पलायन है। यह जो कथन है यह है टी.एस. इलियट का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चर्च एंड स्टेट, ये क्वेश्चन मैंने बनाया। देखिए, चर्च एंड स्टेट, इसका जो राइटर है वो है कॉलरिज। लिटरेचर एंड ड्रामा, ये जो है अर्नॉल्ड का है, मैथ्यू अर्नॉल्ड। द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स, ये जो है रिचर्ड्स का है, ये कई बार आ चुका, याद भी हो गया होगा आप लोगों को। आर्स पोएटिका, ये है होरेस का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 5, 2। बी ऑप्शन सही होगा, 3, 1, 5, 2। अगला प्रश्न है, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? लेखन कार्य के अनुसार जो है निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले आएंगे वर्ड्सवर्थ, फिर क्रोचे, टी.एस. इलियट, फिर आइए रिचर्ड्स। ठीक है, ये क्रम है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? काव्य को प्रकृति की अनुकृति कहा है अरस्तु ने। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नॉल्ड की नहीं है? यानी 3 तो मैथ्यू अर्नॉल्ड की होंगी इसमें से। ठीक है, द कॉकरेट पार्टी, ये जो है अर्नॉल्ड की बुक नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों हैं, कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा और एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट। ठीक है, ये तीनों ग्रंथ जो है किसका है? मैथ्यू अर्नॉल्ड का है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापरक अनुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले अरस्तु, फिर कॉलरिज, अरस्तु, कॉलरिज, फिर अर्नॉल्ड, फिर टी.एस. इलियट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स ऑन पोएटिक्स, ठीक है, नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? अच्छा, इनके ग्रंथ में भी अध्याय होते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का? 26 अध्याय। ऑप्शन ए सही जवाब है, 26 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीति और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। ठीक है, ये नहीं है, बाकी सभी मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल हैं। ठीक है, कौन कौन है चलिए देख लेते हैं। मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बी ऑप्शन है, निम्नलिखित में समस्त सामाजिक बंधन उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं। ऑप्शन सी है, समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है। ठीक है, ये तीनों बिल्कुल जो है मार्क्सवादी सिद्धांत के ही विशेषताएं हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 नहीं है, साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीति और कानूनी ढांचा बने रहेंगे, ये जो है नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है उत्तर आधुनिकतावाद से नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा रेमंड विलियम्स। ठीक है, बाकी तीनों का है, जाक देदिरा का भी है, डेनियल बेल का है, रोलैंड बार्थ का भी है। क्वेश्चन नंबर 43 और आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक है जो रिचर्ड्स की नहीं है?
राइट आंसर हो जाएगा नोट्स, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ठीक है। नोट्स वुड टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ठीक है। ये पुस्तक जो है रिचर्ड्स की नहीं है, बाकी तीनों हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी है और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में भी है और कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, ये तीनों पुस्तक रिचर्ड्स की हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आज का लास्ट प्रश्न था। आशा करती हूँ सभी प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और मेरी बात को आप लोग समझे होंगे जो मैंने बताया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल जो है जो भी टॉपिक तैयार हो जाएगा, जो क्योंकि क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगता, उसका ऑप्शन ढूंढ के उसको सेट करने में टाइम लगता है, फिर टाइप करना, और मैं अकेले हूँ, मेरी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। तो जो भी यूनिट तैयार हो जाएगा उस यूनिट से मैं क्लास ले लूँगी, ठीक है। चाहे वो उपन्यास का हो, चाहे यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 5, है ना। मेरे ख्याल से कल जो है यूनिट 5 से ही मैं क्लास लूँगी, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो है तैयार हैं, आधा तो तैयार ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आराम से पढ़िएगा, होपलेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अभी तक जितना पढ़ते आए हैं उनको पढ़िए, रिवाइज़ करिए, ठीक है। और ये आप अपने दिमाग से हटा दीजिएगा कि हम बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कोई तो बहुत दिन रात पढ़ रहा होगा, है ना। तो ये सब सोचना आप लोग बंद कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपस में भी आप लोग बात करते हैं। तो इस तरह से बातों को मन में लाना जो है वो आपको पढ़ाई को जो भी आपने पढ़ा है उसको पीछे ले जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।